हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। घर से निकली तो रेलवे स्टेशन पहुंचकर ही रुकी। कब मन बनाया, कब सामान बांधा, कब तैयार किया खुद को, कब रिक्शा लिया और कब यहाँ स्टेशन पहुंची, कुछ याद नहीं आ रहा। स्टेशन पहुंचकर महसूस हुआ ठंड लग रही है। दिसंबर के महीने में सुबह 4 बजे ठंड ही होती है, ये मालूम था मुझे, पर सोचने समझने की शक्ति इस वक्त मेरे भीतर नहीं थी। मैंने हथेलियों से हाथों को रगड़ा, सारा शरीर मानो जम गया था। ये खुले ऑटो रिक्शा में आने से हुआ होगा शायद, पर तब एहसास कहाँ हुआ था जब हमारी दुनिया हाथों से फिसल रही हो। तब सर्दी गर्मी का ख्याल किसे रहता है, मुझे भी नहीं रहा। विशाल ही तो दुनिया था मेरी, जिसे बचाते बचाते कब मैं पूरी खर्च हो गई पता ही नहीं चला। आज भी नहीं निकलती तो शायद मर जाती, शरीर से भी आत्मा से तो रोज ही मर रही थी। तुम्हें ढंग ही नहीं है किसी चीज का, कहीं ले जाने लायक नहीं हो। हंसती थी तो हंसती चली जाती थी, अब चुप रहती हो तो मौन की देवी बन जाती हो। बात बात पर आंसू निकल आते हैं तुम्हारे। अब इतने दिनों बाद आज हिम्मत करके तुम्हें ऑफिस पार्टी में ले गया था। दो शब्द बोल लेती तो क्या घट जाता तुम्हारा, लेकिन तुम्हें तो जाने किस बात का घमंड है। विशाल गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैंने कांपती नजरों से सिर उठाकर उसे हल्का सा देखा। आंखों में मानो खून भरा हो। पर आपने ही तो कहा था किसी के आगे ज्यादा हंसने बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरी बात खत्म होने से पहले ही सख्त हथेलियों का एक तमाचा पूरी ताकत से मेरे गालों पर पड़ा तड़ाक और मुझे वर्तमान में लाकर पटक दिया। मुझे महसूस हुआ मैं कांप रही थी। हथेली ने कब गाल को ढक लिया था पता ही नहीं चला। मैंने स्टेशन में चारों ओर देखा, लोग अपनी धुन में थे। क्यों नहीं होते? उस तमाचे की गूंज बस मैंने सुनी थी, और किसी ने नहीं। और एक बार नहीं, 1000 बार सुनी थी। मैंने महसूस किया था मेरी आंखें डबडबाई हुई थी। लगा आंख बंद करूंगी तो नदियां बह जाएंगी। 4 साल पुराना रिश्ता आज खत्म करके मैं आ चुकी थी। कहाँ जाऊंगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने में मेरी जिंदगी का लंबा वक्त खत्म हो गया था। जवाब आज भी नहीं था, पर आज जवाब मिलना जरूरी था। घर तो नहीं जा सकती, जा सकती तो शायद बहुत पहले चली गई होती। फिर कहाँ, आंख बंद कर ली। दिमाग में एक चेहरा कौंधा। मैंने फटाफट फेसबुक मैसेंजर खोला और आकाश को तलाशा। जिंदगी में तो उसे कभी आने ही नहीं दिया था, फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट से भी। उस समय तमाम पुरुष वर्ग को निकाले 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे। फिलहाल और कोई नहीं था। उस पर थोड़ा यकीन सा था तो संदेश भेजा, कहाँ हो आजकल, मुझसे संपर्क करो, इट्स अर्जेंट। 5-10 मिनट में जवाब भी आ गया, दिल्ली में हूँ। तुम कहाँ हो? कल आ रही हूँ, मिल सकते हो क्या? मैंने लिखा, हाँ सब ठीक है ना? उसने कहा, मिलकर बताती हूँ, बाय। मैंने बात खत्म की। क्या बताओगी? कि मैं हार गई, और चारा भी क्या था। मैंने हजरत निजामुद्दीन के लिए जनरल की टिकट ली और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गई। मैंने आकाश को अपना नंबर मैसेज कर दिया, कल निजामुद्दीन पर मिलना, ट्रेन का टाइम 10:44 का है। ये बड़ोदरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 था। काफी भीड़ थी, पर मुझे लगा मैं वहां अकेली बैठी हूँ भीड़ में। अकेलापन मैं लंबे समय से महसूस कर रही थी, आज भी कर रही थी। अब तक विशाल का कॉल नहीं आया था, शायद आएगा भी नहीं। अच्छी बात ये थी कि आज मैं उसके फोन का इंतजार नहीं कर रही थी। यही इस वक्त की मेरी सबसे बड़ी जीत थी। पर हम औरतों को शायद फंसा रहना ही पसंद आता है। मैं एक पिंजरे से आजाद होकर शायद दूसरे की ओर बढ़ रही थी। पिंजरे की शायद शादी के बाद हम औरतों का कंफर्ट जोन बन जाते हैं। कभी पति का बनाया पिंजरा, कभी मायके वालों का, या कभी किसी और का जिसे हम अपना हमदर्द समझते हैं। हमें लगने लगता है कि इस पिंजरे के बाहर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज उस पिंजरे से बाहर मैंने उड़ान भर ली थी, और मेरा अस्तित्व अब भी कायम था। शादी से पहले कहीं जाते वक्त मैं हमेशा जीन्स और कुर्ती पहन लेती थी, ताकि मोबाइल और कुछ पैसे जेबों में रख सकूं। हाथ में कुछ पकड़कर रखने में मुझे कोफ्त होती थी। मुझे मेरे हाथ खुले और खाली रखना पसंद था। आज एक लंबी कोफ्त से बाहर निकल मैंने वही पहना था। हाथ खुले थे, खाली भी। अचानक माँ की बात याद आ गई, हाथ ज्यादा खुले हों तो लड़की का घर बसना मुश्किल हो जाता है। पूरे घर को पकड़कर चलने का गुण लड़की में होना ही चाहिए। माँ ने शायद किसी और संदर्भ में कहा होगा, पर आज लगा कि सच्ची तो कहती थी माँ। शायद इसीलिए मेरा घर नहीं टिक पाया। कुछ पकड़कर ना चलने की आदत की वजह से आज हाथ सच में खाली रह गए। अचानक ट्रेन की आवाज ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। फ्लैश बोर्ड पर देखा, इसी ट्रेन में मुझे जाना है। बैग उठाकर मैं जनरल डिब्बे की ओर दौड़ी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, दरवाजे पर लोग लटके पड़े थे।
एक बार लगा नहीं चढ़ पाऊंगी, एकाएक कानों में कल का थप्पड़ गूंज उठा। मैंने पूरी ताकत से भीड़ को धकेलते हुए डब्बे की सीढ़ियों पर पांव जमा दिए। बाकी काम भीड़ ने कर दिया। कुछ सेकंड के भीतर मैं ट्रेन में थी। बैठने तो क्या, खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। मैंने वॉश बेसिन के पास ही पांव जमाकर पीठ दीवार पर टिका दी। जीवन के सफर में जिन कष्टों को झेलकर मैं यहाँ तक पहुंची थी, उनके आगे ये सफर फिर भी काफी आसान था। एक झटके के साथ ट्रेन चल पड़ी। मैंने देखा सामने एक लफंगा सा लड़का अपने बगल में इतनी सी जगह बनाकर मुझसे कह रहा था, आप यहाँ बैठ जाइए। मैंने ना में गर्दन हिलाई। वो उठ खड़ा हुआ। मैं उतरने वाला हूँ, आगे बैठ जाइए। सकुचाते हुए मैं बैठ गई। लड़का अच्छा ही था, अगले स्टेशन पर उतर गया। मैंने बेकार में गलत समझा, गलती मेरी भी नहीं थी। अब जब कोई बुरा बर्ताव करता तो मुझे स्वाभाविक लगता था, कोई अच्छा बनता तो शक होता था। अनुभव बहुत कुछ सिखा गए थे। सामने वाली सीट पर एक औरत एक आदमी के कंधे पर सिर टिकाकर सो रही थी। देखने में मुझे पतपत्नी लगी। नींद में औरत का सिर अचानक ढुलक जाता है। वो आदमी झट से अपना सहारा देकर उसे वापस अपने कंधे पर टिका देता। फटे हाल सा पहनावा, मामूल सी शक्ल सूरत के मालिक थे दोनों। पर वो औरत मुझसे काफी अमीर लगी उस वक्त। मेरी जिंदगी में ये पल क्यों नहीं आया कभी, फिर पुरानी याद आ गई। इसी तरह एक दिन मैं और विशाल ट्रेन का सफर कर रहे थे। फ्लाइट का टिकट ना मिलने की वजह से ट्रेन में बुकिंग कराई। शादी को मुश्किल 6 महीने ही हुए थे। RAC की टिकट्स थी और एक ही सीट। इसी तरह मैंने भी सीट टिकाया था। उसके कंधे पर एक झटके के साथ कानों में गूंजा, ठीक से बैठो, सारी नींद कफूर। पूरे रास्ते विशाल मुझे ठीक से बात करने, खाना खाने और बैठने का ढंग सिखाते रहे। कुछ देर बाद मैं किसी सहयात्री की बात पर थोड़ा जोर से हंसती थी तो विशाल चीख पड़ी, ये क्या फीफी करके हंस देती हो, फालतू बातों पर थोड़ा ऊपर उठ जाओ, अब इन लोअर मिडिल क्लास वाली हरकतों से। मैंने देखा सब मुझे देख रहे थे। मैं बुरी तरह झेंप कर नीचे बर्थ को ताकने लगी थी। आत्मसम्मान पर यह करारी चोट थी, असहनीय दर्द। इसके बाद भी ये सिलसिला बरकरार ही रहा। रोज मरना मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगी। कोई जोर से बोल दे तो डर जाती थी। लोगों से मिलना ना के बराबर हो चुका था। विशाल से शादी का निर्णय मेरा अपना था। घर वालों की न के बावजूद मैंने पूरी जिम्मेदारी ली थी इस रिश्ते की, तो उनसे भी शिकायत नहीं की जा सकती थी। हंसने रोने बोलने पर सब पर पहरा था। फेसबुक में मित्र भी अब मेरी पसंद के न थे। असल जिंदगी में तो खैर थे ही नहीं। मैं मृतसी हो चुकी थी। जिंदगी बस जागने, घर का काम करने, जलील होने, मार खाने और चुपचाप रोते हुए सो जाने गुजरने लगी थी। मैं अब पहले वाली दीपा नहीं रह गई थी, जो लोगों से किसी भी विषय पर वाद विवाद कर अपनी बात साबित कर ले। अब बस वो शरीर था, आत्मा को मार डाला गया था। विशाल भी शायद नहीं चाहते थे कि मैं उनकी जिंदगी में रहूं। कोई बच्चा नहीं था जिसके सहारे ही बाकी की जिंदगी कट जाए। बस सब ढोने जैसा था, पर कहाँ जाती, हिम्मत कहाँ बची थी। अचानक फोन बजा। मैं चौंकर फिर ट्रेन में मैंने महसूस किया मैं रो रही थी। सब मुझे देख रहे थे। हेलो, मैंने कहा। हेलो, आकाश बोल रहा हूँ। कहाँ पहुंची दीपा, तुमने बताया नहीं, सब ठीक है ना? स्वर में एक अजीब सी बेचैनी। बगल में बैठे व्यक्ति से पूछकर मैंने जवाब दिया, मिलकर बताती हूँ, पूरी बात क्यों नहीं करती? अच्छा सुनो, सुन रही हो ना, नंबर सेव कर लेना मेरा। फोन मैंने काट दिया। पूरी बात क्या करती, सब अधूरा और खाली था जिंदगी में। पूरा था ही क्या? मैं आकाश के पास जा रही थी या उसी से भाग रही थी? जब ट्रेन में सीट अपनी नहीं होती तो नींद भी ज्यादा आती है। मैं तो जाने कब से चैन से नहीं सोई थी। रात काफी हो गई थी। ठंड बढ़ रही थी। धीरे धीरे डिब्बे में लोग कम होने लगे थे। मुझे ठीक ठाक जगह मिल गई थी। मैं खिड़की से सिर टिका कर कब सो गई पता ही नहीं चला। नींद खुली तो ट्रेन फरीदाबाद पर खड़ी थी। हॉकरों की आवाज ने मुझे जगा दिया था। शायद सुबह हो चुकी थी। एक नया दिन, मन में एक नई घबराहट पांव पसार रही थी। आकाश से कैसे मिलूंगी? 4 साल का लंबा फासला तो था ही, दिलों में भी बहुत दूरी थी। एक प्यार भरी दोस्ती थी हमारी, जिसे मोहब्बत के खंजर से मार डाला गया था। फिर एक लंबी खाई आ गई थी बीच में। फिर भी पूरी दुनिया में आज मैंने उसके पास जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने कभी कहा था जाओ, पर कभी जरूरत पड़े तो बेहिचक आना, कहना मेरे लिए तुम जो आज हो हमेशा वही रहोगी। ऐसा मुझसे बस उसी ने कहा था और किसी ने नहीं। बात में कितनी सच्चाई थी इसकी परख आज होनी थी। हम सबके हालचाल पूछते रहते हैं, पर
उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, जिनकी खुशी हमारी खुशी से भी बढ़कर होती है हमारे लिए। पर कुछ ही होते हैं ऐसी ज़िंदगी में, बस कुछ ही, सब नहीं। ट्रेन हज़रत निजामुद्दीन पहुँचने ही वाली थी। ठंड काफ़ी हो गई थी। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। क्या सोचता होगा वो, मतलब पड़ा तो आ गई। स्वार्थी सोचेगा भी तो, इसमें गलत क्या है, सच तो है। कल विशाल के कहने पर उसका नंबर तक डिलीट कर दिया। आज उसी की वजह से मिलना पड़ रहा है। ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी थी। उतरकर मैंने आकाश को फोन लगाया, पहुंच गई हूँ। कहाँ हो? सराय काले खां एग्जिट से बाहर निकलो, यहीं खड़ा हूँ। शक्ल याद है? उधर से आवाज आई। हाँ आती हूँ। मैं भारी कदमों से स्टेशन से बाहर की ओर चल पड़ी। बाहर निकलकर इधर उधर ताका, देखा एक जानी पहचानी सी सूरत मेरी ओर बढ़ रही थी। हाँ वो आकाश ही था, वही आकाश जो दोस्त था, हमदर्द था, कॉलेज के 3 सालों का साथी था। कितना प्यार था हमारे बीच, पर अलग अलग तरह का प्यार। दोस्ती वाला मेरा और इश्क वाला उसका। दोनों तरह के प्यार एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकारना नहीं चाहते थे, पर अस्तित्व तो था ही। इस अस्तित्व की लड़ाई में सब कुर्बान हो गए थे, मैं भी, आकाश भी और हमारा रिश्ता भी। मैंने विशाल से प्यार किया। मैंने सपनों का जेंटलमैन सरीखा राजकुमार लगा था वो मुझे, पर हर सपने की तरह ये सपना भी टूट गया। मैं खुद को पूरा बदलकर भी उसके स्तर से बहुत नीचे रह गई, इतना नीचे कि दफन होकर रह गई। कुछ देर बाद मैं और आकाश एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जमे हुए से सिर झुकाए। चुपचाप खामोशी को उसने तोड़ा। क्या हुआ, बोलो। झगड़ा हुआ विशाल से? छोड़ दिया मुझे, उसे तलाक लेना है। तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, करोगे? पैसे हैं मेरे पास, बस आत्मविश्वास खत्म हो गया है। बस इसीलिए ज्यादा मत पूछना, मैं एक सांस में बोल गई, गर्दन अब भी झुकी थी। घर बात हुई? उसने पूछा। नहीं, वो एक रूम दिला सकते हो? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, तो जॉब कोई छोटी मोटी मिल जाए तो मैं जानती हूँ। तो मैं परेशान कर रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं इस वक्त बस काम की बात करना चाहती थी। आकाश अचानक वहां से उठ खड़ा हुआ। मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने उससे ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। उसने किसी से फोन पर बात की और वापस आ गया, और मेरे लिए उम्मीद अब भी बाकी थी। दोस्त का रूम है एक लक्ष्मी नगर में, तुम वहां रह सकती हो। जॉब में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, शायद, चलो रूम पर छोड़ देता हूँ। उसने जैसे एहसान का एक और पत्थर मेरे ऊपर लाद दिया हो। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है, तुम जाओ, मैं ढूंढ लूंगी। मैं एहसान तले दबी जा रही थी। कुछ वजन कम करना चाहा। मैंने छुट्टी ली है, आज चलो। उसने कहा। रास्ते भर सोचती रही, कितनी स्वार्थी हो गई हूँ मैं। उफ, कितना बड़ा बोझ है इन एहसानों का। पता नहीं इस बोझ तले मैं कितना चल पाऊंगी। रास्ते में ही हम एक वकील से मिले, तलाक के पेपर तैयार करने के सिलसिले में। मैं सब कुछ जल्द खत्म करना चाहती थी। खाना भी रास्ते में खा लिया हमने। मुझे याद आया, मैंने पूरे 30 घंटे बाद कुछ खाया था, और इस दौरान भूख के सिवाय बाकी सब महसूस कर लिया था। मैंने करीब 4 घंटे बाद हम रूम पर पहुंच चुके थे। मुझे छोड़कर आकाश निकल गया। कितनी औपचारिक मुलाकात थी ये। कॉलेज के दिनों में हमारी बातें ही खत्म नहीं होती थी। आज अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा भीतर से बंद कर मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। साधारण सा कमरा, छोटा सा किचन, इस वक्त ये भी किसी महल से कम नहीं था मेरे लिए। मैं थक गई थी, बिस्तर पर लेट गई। मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। आंखें बंद हो रही थी। एक बार बिस्तर पर पड़ी तो सीधे सुबह ही आंख खुली। काफी दिनों बाद चैन की एक लंबी नींद मिली थी। सुबह एक नया दिन बाएं फैलाए इंतजार कर रहा था। मन घबरा रहा था। यहाँ तक तो आ गई, अब क्या? भीतर से जवाब आया। विशाल से छूटना है, कानूनन भी और मन से भी। मन भी कितना अजीब होता है, कहीं जुड़ नहीं पाता तो कहीं से छूट नहीं पाता। अचानक फोन बजा, देखा तो घर से था। लगता है खबर कर दी गई थी। हेलो, मेरा बिजली सा स्वर। कहाँ हो तुम? विशाल ने बताया, घर से चली गई हो। कहाँ चली गई हो? पति पत्नी के बीच तो छोटी मोटी बहस होती ही रहती है। तुमको पहले भी समझाया था, अब चुना तो तुमने ही था ना। उसे तो अपने भाव, माँ का सौतेला सा व्याख्यान। दिल बुरी तरह से टूट के बिखर गया। एक बार फिर क्यों इतना सौतेलापन? माँ क्यों? बस इसीलिए कि अपनी मर्जी से शादी की, बताकर तो हुई थी न।
तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी अपनी औलाद हूँ। गलत फैसला किया तो तुमने यहाँ मरने को छोड़ दिया। बहस छोटी थी या बड़ी, ये फैसला भी खुद कर लिया बिना सच जाने। काश तुम मुझसे पूछती, असल वजह काश कहती कि वापस आ जाओ, घर के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। काश आंचल में छुपा लेती माँ, काश मन में चलते तमाम तरह के तूफान सब बाहर आने को बेताब पर सब जैसे गले में फंस से गए थे। कुछ भी नहीं बोला गया। अरे चुप क्यों हो, वापस जाओ बेटा, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेंगे। आप कहो कुछ। उधर से अधीर सी आवाज आई, सब ठीक है, दिल्ली में हूँ, मैं देख लूंगी, आप लोग चिंता ना करें। आप लोग कैसे हैं सब? मैंने शब्दों को बाहर धकेला। हम ठीक हैं, जल्दी वापस चली जाओ। वापसी में इलाहाबाद होते हुए जाना ठीक है? एक बार फिर बिना मेरी गवाही सुने फैसला सुना दिया गया था। मैंने हाँ कह दिया, पर इस बार हर बार की तरह वापसी मुमकिन नहीं थी। इस बार करना था या मर जाना था। पास के बाजार जाकर मैंने घर का कुछ जरूरी सामान, बर्तन वगैरह खरीदा। वापस आकर खाना बनाया, अकेले के लिए अकेले खाया। समय काटना मुश्किल हो रहा था। मैं कमरे में ही चक्कर लगाती रही। कुछ देर सो गई। किसी तरह शाम के 5 बज गए। आकाश ने 5:30 बजे आने को कहा था। मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी थी। 5:30 से 2-3 मिनट पहले ही वो पहुंच गया। कुछ देर इधर उधर की बातें। आकाश ने बताया कि 2 साल पहले उसने शादी कर ली, एक 7 महीने की बच्ची भी है। मैं खुश थी उसके लिए। चलो वो तो बस गया, मैं तो बस भटकती ही रह गई। मेरी याद आती थी आकाश की ओर से एक अप्रत्याशित सा प्रश्न। मुझे जवाब नहीं सूझ रहा था। एक बच्चे के पिता से मैं इस तरह के प्रश्न की उम्मीद नहीं कर रही थी। दोस्त के पिताजी की कंपनी है, छोटी सी, रिसेप्शन और थोड़ा अकाउंट्स का काम देखना है, ज्यादा नहीं, 10-15 हजार दे देंगे, करोगी? मुझे असहज देख उसने विषय बदलना ही उचित समझा। शायद बड़ी देर बाद मेरे कानों का इंतजार जैसे खत्म हुआ हो। हाँ क्यों नहीं, यहाँ टाइम काटना मुश्किल है, खर्चा भी निकल जाएगा। कब से जाना है? मेरी आंखों में चमक थी। कल से चली जाओ। आकाश का ये एक और एहसान था मुझ पर। मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। दिन हफ्ते महीने गुजरने लगे। रूम, दफ्तर, कोर्ट और दूसरी नौकरी की तलाश। 15,000 में दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल था। बचत के पैसों में हर महीने सेंध लगती थी। जिंदगी निकल रही थी। कुछ समय बाद नई नौकरी मिल गई। पास में नया कमरा ले लिया। आकाश से मिलना होता रहता था। बीच बीच में वो अतीत की यादें मेरे आगे परोस देता, जो अब भी असहज कर जाती। पर आकाश के एहसान थे मुझ पर, उसे कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कहीं ना कहीं बुरे वक्त का हमदर्द था वो। मैं अपनी खुशियां, जो कि गिनी चुनी थी, उससे बांटा करती। गम तो खैर बांटे ही थे, आज खुशी का ठिकाना नहीं था। एक लंबे इंतजार के बाद आज मुझे विशाल से तलाक मिल चुका था। मैं सबसे पहले ये खुशी आकाश के साथ साझा करना चाहती थी। मैंने उसे फोन कर अपने रूम में बुलाया। उसे कुछ नहीं बताया था। आज मुझे वो पहले वाला आकाश याद आ रहा था, जिसके साथ हंसी रोई, अनगिनत यादें इकट्ठा की, जिसके साथ हर गम भूल जाती थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दरवाजे की घंटी बजी। आकाश अंदर आया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मैं आजाद थी और इसमें सबसे बड़ा मददगार वो ही था। खबर सुनाकर मैं उसके गले से लिपट गई। ये भावनाओं का आवेग था जो हम खुशी या दुख में अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। इस वक्त मेरा अपना बस वही था। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैं भावनाओं में भीग गई थी। उसने भी मुझे गले लगा लिया। मैंने महसूस किया कि उसकी बाहों की गिरफ्त मुझे कसती जा रही थी। उसके हाथ मेरी पीठ से रेंगते हुए मेरी कमर की ओर बढ़े और फिर एक लिजा सा स्पर्श मेरे वक्ष स्थल के करीब। मैंने तेजी से उसे पीछे झटक दिया। मुझे लगा जैसे हजारों छिपकलियां मेरे बदन पर रेंग रही हूँ। एक अजीब सा घिनौना एहसास बदन में दौड़ गया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मन में एक ट्रेन तेज आवाज के साथ फिर से दौड़ने लगी। आकाश फिर करीब आया और मेरे होठों को चूमने के लिए बढ़ा। मुझे लगा मैं तेज भागती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते करते अचानक किसी खम्भे से टकराकर गिर पड़ी हूँ। मैंने फिर उसे एक जोरदार धक्का दिया। उसका सिर मेज से जा लगा। वो चीख उठा, पागल हो गई हो क्या? इतने दिन से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, इतना भी हक नहीं है मेरा? जब मदद चाहिए होती है तब तुम औरतें दौड़ी चली आती हो, और जब बदले में कुछ मांगो तो सती सावित्री बनती हो। मेरे अंदर जैसे काटो तो खून नहीं था। मुझे फिर विशाल के थप्पड़ याद आने लगा जैसे उससे भी जोरदार अनगिनत थप्पड़ मेरे गालों पर लगातार पड़ रहे हैं। पर अब मैं पहली वाली दीपा नहीं रह गई थी। वक्त ने काफी कुछ सिखा दिया था।
मैं उठी और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मदद की कीमत ही लेनी थी तो पैसे ले लेते मिस्टर आकाश, हर कीमत चुका देती। औरत का जिस्म कोई कीमत चुकाने का जरिया नहीं है। शादीशुदा और एक बच्चे के पिता होकर भी इतने गिर सकते हो मैंने सोचा नहीं था। विशाल से शादी करना यकीनन मेरी गलती थी, पर तुमसे मदद मांगना उससे भी बड़ी गलती थी। अच्छा हुआ तुमने अपना असली चेहरा दिखाया, वरना मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों तले दबी रहती। गलती मेरी थी जो खुद पर भरोसा न कर कर एक पिंजरे से निकली और दूसरे में कैद हो गई। एक मर्द से छूटी तो दूसरे से जुड़ गई, पर अब और बैसाखियां नहीं, तुम्हारे एहसानों का बदला आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले न करके उतार रही हूँ। निकल जाओ। आकाश वहां से सिर झुकाकर निकल गया और मैं निर्भरता की उस दुनिया से आज मैं अकेली थी पर स्वतंत्र थी, आत्मनिर्भर थी, संपूर्ण थी। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।